हेलो दोस्तों, हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस 18 अगस्त 2022 का लेके आए हैं। तो आज का जो न्यूज़पेपर है उसमें हम लोग शुरुआत करेंगे 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उस सीरीज में। तो इसमें हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी बात से कि वो उन्होंने उस समय पे क्या कहा था। फिर डाटा अपॉर्चुनिटी एट जी20 में जो डाटा वाला मुद्दा है वो उठाया जा सकता है। आर्कटिक वार्मिंग जो अभी हो रहा है उसके रिगार्डिंग एक रिपोर्ट आया है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये ज्योग्राफी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो इस साल GS1 होगा यूपीएससी का मेंस, उसमें संभावित है इस चीज़ को। लास्ट ईयर भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार भी पॉसिबिलिटी है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि जो डेवलप्ड कंट्री गोल, ये वाला सिचुएशन अभी बन रहा है, जिसमें कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अनाउंस किया कि हमारा 2047 तक का टारगेट ये होना चाहिए। तो उसमें हम लोग को कितना जो अभी करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से कहाँ तक हम लोग पहुँच सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है इसको डेवलप्ड किसी कंट्री को डिक्लेयर करने का, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें जानेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का पहला जो पार्ट है उससे। 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। जो आज़ादी का समय था उस भाषण में प्रधानमंत्री नेहरू जी ने उस समय पे बोला था कि द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट टुडे इज बट ए स्टेप एंड ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द ग्रेटर ट्रम्प्स and achievements that await us. Are we brave enough and wise enough to grasp this opportunity and accept the challenge of the future? मतलब क्या है कि हम जो आज अपना आज़ादी को मनाने के लिए एक हुए हैं, ये एक बड़े अवसर की शुरुआत है जो कि और भी ज़्यादा जीत से और हमारे लिए अचीवमेंट से भरा हुआ है, जो हमारा इंतज़ार कर रही है। तो हम लोग क्या इतना स्ट्रांग हैं, इतने वाइज हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग ग्रास्प कर सकें और जो चैलेंज आने वाले हैं फ्यूचर में उसको एक्सेप्ट कर सकें। तो ये लाइन जो है, इवन अगर आज भी इसको अगर इंडिपेंडेंस डे पे बोला जाए तो उतना ही रिलेवेंट है। क्या हम लोग आने वाले जो अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेज हैं उसके लिए कितना तैयार है। तो ये लाइन जो है दिखाता है रिलेवेंसी को किसी पॉइंट का, कि कब तक वो रिलेवेंट रह सकता है कंटिन्यूसली। तो इस वाले में हमारे पास इतनी बात थी जो कि हम लोग आगे इसको लेके चल सकते हैं, आगे इसको कैरी कर सकते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट, डाटा अपॉर्चुनिटी एट G20। ये हमारा पहला आर्टिकल है, ये द हिंदू से लिया गया है। तो इसमें दिखाया ये गया है कि जो डाटा का इम्पोर्टेंस है वो ग्लोबली जो है वो बढ़ता दिख रहा है, जहाँ की हर कंट्री चाह रहा है कि अपने डाटा को प्रोटेक्ट करे, मोनेटाइज कर ले, मतलब उसके बदले जो पैसा वो निकाल सकते हैं निकाल लें, उस डाटा को लिवरेज करें, उसका यूज करें, ताकि वो अपने टेरिटरी में अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए उसका प्रयोग कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया भी अभी डाटा लोकलाइजेशन के लिए प्रोविज़न लाना चाह रहा था, जो हमारा जो एक्ट था जिसको कि गवर्नमेंट ने अभी वापस ले लिया, पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। तो इस तरीके का जो है हर कंट्री लगभग अब इस चीज़ को समझ रही है कि डाटा इज़ द न्यू ऑयल। तो अगला जो तेल है वो डाटा ही है। तो इसी की माइनिंग की दिशा में सब लोग इसमें बहुत सीरियसली चल रहे हैं। तो इससे क्वेश्चन एक तो ये बनता है कि डाटा को कंट्रोल हम लोग क्यों करें, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो बॉर्डरलेस डाटा है, बॉर्डर वाइज वो उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं, फ्री फ्लो ऑफ डाटा कंटिन्यू चल रहा है। दूसरा ये चीज़ की जो प्राइवेसी और सिक्योरिटी को लेके कंसर्न बढ़ा है डाटा के रिगार्डिंग, वो भी एक फैक्टर है कि कंट्रीज जो है चाहती हैं कि डाटा के ऊपर उनका अपना कंट्रोल हो। नेक्स्ट क्या है कि अगर छोटा मात्रा में पहले भी डाटा चल रहा था लेकिन उसका अमाउंट इतना छोटा था कि कोई कंट्री इस पर उतना ध्यान नहीं दे रही थी, लेकिन अभी करंट समय में जो डाटा का वॉल्यूम है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो ये एक पोर्शन है जिसपे कि कंट्रीज़ का अटेंशन अट्रैक्ट होना स्वाभाविक सी बात है।
तो इस डायरेक्शन में ही जो EU है, यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने पहले ही इस डायरेक्शन में आगे कदम उठाया है। जैसे उन्होंने GDPR लेके आए, वो जनरल डाटा प्रोटेक्शन रूल, और एक नया डाटा एक्ट भी वो लोग प्रपोज कर रहे हैं इसी चीज़ के लिए कि डाटा को कैसे यूज करना है, क्या यूसेज होगा, उसके लिए एक प्रपोज्ड है, उनके यहाँ पे एक्ट आने वाला है। ये जो प्रपोज्ड एक्ट है, इसके बारे में हम लोगों ने पास्ट में कुछ दिन पहले इस पर एक आर्टिकल दिया था। तो अगर आप चाहें तो पास्ट का वीडियो, उसका मैं डेट नहीं याद है मुझे, अदरवाइज़ मैं उसको टैग कर देता, तो आप पास्ट में जाके उसको देख सकते हैं। अभी जो सजेशन दिया गया इस आर्टिकल में, वो ये सजेशन है कि हम लोग जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, जनरली G7 वाले इस चीज़ को इनिशिएट करते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म तो अपने पास है नहीं, हमारे पास G20 है जो मेनली इमर्जिंग और डेवलपिंग कंट्रीज़ का प्लेटफॉर्म है। तो इस प्लेटफॉर्म को हम लोग यूज कर सकते हैं ये जो डाटा वाला जो चैलेंज है, इसको एड्रेस करने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए ग्लोबल लेवल पे। तो इस आर्टिकल में इतना ही था, उतना बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट बात इसमें कुछ नहीं थी, बट स्टिल जो डाटा है वो इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से ये आर्टिकल मैंने यहाँ पे रख लिया था, अदरवाइज़ ये छोड़ा भी जा सकता था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आर्कटिक वार्मिंग पे। इस पे एक अच्छा सा डिटेल्ड आर्टिकल दिया था आज के न्यूज़पेपर में, द हिंदू में। इसके हिसाब से बताया ये गया है कि एक फिनिश रिपोर्ट आई, उसके अनुसार जो आर्कटिक है वो ग्लोबल एवरेज से 4 गुना ज़्यादा तेज गर्म हो रहा है, और जो यूरेशियन रीजन है आर्कटिक का ही, रसिया, नॉर्वे और वो वाला जो रीजन है, वो रीजन बाकी जो ग्लोबल एवरेज है उससे 7 गुना ज़्यादा तेज गर्म हो रही है। तो यही जो कि बाकी दुनिया के मुकाबले जो ज़्यादा गर्म हो रहा है आर्कटिक, और वो उसी सिचुएशन को आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन बोला जाता है। अगर इसके कारण के पीछे जाते हैं तो पहला कारण है आपका आइस अल्बिडो फीडबैक। तो इसमें जो कंसेप्ट समझने वाली बात है, पहला अल्बिडो है, दूसरा फीडबैक है। तो हम लोग पहले अल्बिडो समझते हैं। अल्बिडो क्या होता है, जब सन रेज आते हैं हमारे पृथ्वी के सरफेस पे, तो जो पृथ्वी का सरफेस है हमारा, पृथ्वी का अगर ये सरफेस मान लें, तो वो सन का रेडिएशन को अट्रैक्ट करता है और उसको खुद में समाहित कर लेता है, उसको ऑब्जर्व करता है। लेकिन जो आइस है वो जितना उस पर रे पड़ता है वो सारा लगभग रिफ्लेक्ट कर देता है। तो यही जो रिफ्लेक्शन की जो शक्ति है उसको हम लोग अल्बिडो बोलते हैं आइस का। तो आइस सरफेस, उसके सरफेस पे जितना भी लाइट आएगा उसको वो वापस रिफ्लेक्ट कर देगा। और ये क्यों करेगा, उसका कलर वाइट है, तो वाइट सरफेस जनरली इज ए गुड रिफ्लेक्टर। तो उस प्रॉपर्टी की वजह से मोस्ट ऑफ द लाइट जो भी आता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। अब आइस अल्बिडो फीडबैक पे आते हैं। तो ये आइस अल्बिडो फीडबैक वाला सिचुएशन ये है कि आर्कटिक में गर्मी बढ़ी, उससे आइस कम हुआ। अब आइस कम होने की वजह से क्या हुआ कि अल्बिडो की जो शक्ति है उस एरिया की वो कम हो गई, क्योंकि आइस कम हो गया है, वो पानी में कन्वर्ट हो चुका है आइस। तो इससे उसकी अल्बिडो की शक्ति कम हुई। तो जब अल्बिडो की शक्ति कम हुई, इसका मतलब क्या है कि अब और भी रेज अब्जॉर्ब किए जाएंगे, जो पानी आसपास है उसके द्वारा अब्जॉर्ब किया जाएगा उस लाइट को। जब अब्जॉर्ब किया जाएगा तो टेम्परेचर और बढ़ेगा, जो कि और भी आइस को पिघला देगा। तो ये इफेक्ट जो है लगभग जो 40% जो मेल्टिंग है उसका कारण आइस अल्बिडो फीडबैक की वजह से हो रहा है। दूसरा है लैप्स रेट फीडबैक। तो यहाँ पे भी हम लोग समझ लेते हैं लैप्स रेट पहले क्या होता है। तो लैप्स रेट ये है कि जैसे जैसे हम लोग अपने एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, हाइट बढ़ती है, तो हाइट के साथ साथ जो है टेम्परेचर गिरता है। ये नॉर्मल लैप्स रेट का फिनोमेना है। लेकिन जो फीडबैक वाला प्रॉब्लम है, लैप्स रेट फीडबैक, इसमें क्या होता है, जब सरफेस पे जो टेम्परेचर है, अर्थ सरफेस पे टेम्परेचर अगर हम लोग ज़्यादा बढ़ा देंगे तो लैप्स रेट में ये होगा कि बहुत ही कम ही हाइट पे वो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो आपका सरफेस है, जो मान लिया जाए हॉरिजन है, उसी तक जो है जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो उसी सरफेस तक लिमिटेड हो जाएंगे। तो मतलब आपका क्या है कि वहाँ उसकी वजह से जो हीट कैप्चर है,
क्योंकि ग्रीन हाउस गैस आपका वहीं पे कैप्चर हो गया है। तो जो कैप्चर हो गया तो उसकी वजह से जो रेडिएशन को तो वो कैच करता है ग्रीन हाउस गैस। तो उससे क्या होगा कि जो सरफेस पे टेम्परेचर बढ़ेगा और लैप्स रेट कम हुआ है, मतलब कि नज़दीक में ही जो ऊपर का टेम्परेचर है कम होगा, नीचे का ज़्यादा होगा। तो ये धीरे 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 एक दूसरे का पूरक है। जैसे ही सरफेस का ज़्यादा होगा, ऊपर का जो टेम्परेचर है और भी नैरोली एकदम शार्पली वो कम होगा। तो ये शार्पली जो कमी आती है ग्रीन हाउस गैस, इसकी वजह से बढ़ता है। ग्रीन हाउस गैस फर्दर जो है टेम्परेचर बढ़ा देता है। तो ये इसका फीडबैक वाला फिनोमेना हो गया। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबल है 15% ऑफ द मेल्टिंग के लिए। फिर आ जाते हैं वाटर वेपर फीडबैक, ये वाला सिचुएशन। तो वाटर वेपर क्या है कि जब आपका पानी जो है सनलाइट उस पर पड़ेगा तो पानी क्या होगा, इवेपरेट होगा, वाष्प में कन्वर्ट होगा। तब जब ये इवेपरेशन वाला चीज़ होता है, अब जो वाष्प है वो भी एक तरीके का ग्रीन हाउस इफेक्ट उसमें भी होता है। मतलब जो रिफ्लेक्शन है, जो रेडिएशन अर्थ के द्वारा किया जाएगा, उसको वो कैप्चर कर लेता है, वापस से बाहर जाने नहीं देता है। मतलब ये हीट को और भी बढ़ाएगा, जिससे कि और भी ज़्यादा वाटर वेपर पैदा होगा। तो ये भी एक रीज़न है आपका जो आइस शीट मेल्टिंग है उसके लिए। नेक्स्ट आपका जो साधारण रीजन है ओशियन हीट ट्रांसपोर्ट। जो ओशियन करेंट्स होते हैं, वार्म करेंट और कोल्ड करेंट में उसको डिवाइड किया गया है। तो वही हीट जो है एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफ़र होता है ओशियन करेंट के साथ। तो यही जो हीट ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज्म है, इसकी वजह से भी आइस शीट्स जो हैं वो पिघलते हैं। तो रीजन हम लोगों ने यहाँ पे क्लियरली समझ लिया है। आगे आते हैं हम लोग। इसी चीज़ को आगे समझाया गया है कि लैप्स रेट फीडबैक क्या है आपका, उसी चीज़ को समझाया गया है। तो हम लोग इसमें जो बात है वहाँ पे आते हैं कि जो एक रिपोर्ट आया, आर्कटिक मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट प्रोग्राम AMAP, इन्होंने बताया था कि जो एवरेज एनुअल टेम्परेचर आर्कटिक में जो है 3.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है फॉर ईच डिग्री चेंज इन दी प्लैनेट टेम्परेचर। अगर पूरा प्लैनेट का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री से बढ़ता है तो आर्कटिक का रीजन जो है 3.1 डिग्री से ज़्यादा उसका टेम्परेचर हो जाएगा। ये यहाँ पे प्रॉब्लम बताई गई। अब इसका कंसीक्वेंस क्या होगा, तो इसमें पहला कंसीक्वेंस हम लोग देखते हैं। तो जो आर्कटिक है वहाँ पे दोनों फिनोमिना साथ साथ लगभग चलती रहती है। बर्फ़ पिघलता रहता है, बर्फ़ एक साइड से जमा होता जाता है, एक्युमुलेट भी होता जाता है। तो जब मेल्टिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है कंपेयर टू अकोमुलेशन रेट, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, पानी बढ़ेगा। इसी का एक उदाहरण यहाँ पे दिया गया है ग्रीनलैंड आइस शीट का। इसमें बोला गया कि अभी जो जुलाई 15 और जुलाई 17 के बीच में अनप्रेसिडेंटेड जो थोड़ा हाई टेम्परेचर उस सिचुएशन में बना हुआ था यूएस के साइड में, तो उसकी वजह से हर दिन लगभग 6 बिलियन टन आइस शीट पिघल रहा था। मतलब 3 दिन में 18 बिलियन टन आइस शीट पिघल गया। अब पिघलने की वजह से क्या प्रॉब्लम होगा वो देखते हैं। पिघलने की वजह से बताया गया कि 2019 में सी लेवल जो राइज हुई थी करीब 1.5 मीटर का, उसमें सबसे बड़ा कारण यही जो ग्रीनलैंड आइस शीट पिघला था वही रीजन था। करीब आपका 1.5 मीटर तक सी लेवल बढ़ा था। अगर ये कंप्लीटली मेल्ट हो जाता है तो पूरा जो हमारा सी लेवल है वो 7 मीटर लगभग ऊंचा हो जाएगा और बहुत सारा आइलैंड नेशन छोटा छोटा ऐसा जो कि सबमर्ज हो जाएगा, वो डूब जाएगा पानी में। दूसरा कंसीक्वेंस हम लोग देखते हैं कि जो वहाँ की लोकल बायोडाइवर्सिटी है आर्कटिक रीजन में, उस पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, निगेटिव। तो जैसे ही यहाँ पे मेल्टिंग वाली सिचुएशन होती है तो मेल्टिंग के साथ साथ में वहाँ पे वाटर वेपर बन रहा है, तो रेनफॉल जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो रही है। और जैसे ही रेनफॉल का इंसिडेंस बढ़ेगा तो उससे जो लाइकेंस हैं, लाइकेंस आपका वहाँ का स्पेसीज है लोकल, इसको बोला जाए कि वहाँ का जो फंडामेंटल स्पेसीज है, फंडामेंटल लाइफ सपोर्टर प्लांट और इसके बीच का, तो वो होता है लाइकेंस। तो ये लाइकेंस खा खा के जो वहाँ पे रेन डियर हैं वो वहाँ पे सरवाइव करते हैं। अगर रेनफॉल बढ़ता है वहाँ पे तो लाइकेंस की जो अवेबिलिटी है
वही प्रभावित होगी, जिससे कि रेनडियर की संख्या पे भी प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि थॉइंग ऑफ परमाफ्रॉस्ट। जो टुंड्रा रीजन है उस एरिया में कंसेप्ट है परमाफ्रॉस्ट का, मतलब वैसे सरफेसेस जो कंटिन्यूअसली फ्रोजन स्टेट में ही रहते हैं, लेकिन वहाँ पे भी अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो जो सरफेस है परमाफ्रॉस्ट वो पिघलने लग रहा है, उसका थॉइंग हो रहा है, वो नीचे धंस रहा है। तो इससे ये हो रहा है कि परमाफ्रॉस्ट का स्ट्रक्चर जो है प्रभावित हो रहा है और बहुत सारा कार्बन मीथेन जो है परमाफ्रॉस्ट के नीचे दबा हुआ है परमानेंट स्ट्रक्चर के वजह से। अब मान लीजिए वो अगर पिघलता है तो नीचे जो कार्बन मीथेन जमा है वो रिलीज होगा और आपका इंक्रीज्ड ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डॉर्मेंट बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं जो हो सकता है कि नीचे दबे हों, अभी तक वो एक्टिव मोड में नहीं चल रहे हों, लेकिन जैसे ही ये सरफेस हटेगा, परमाफ्रॉस्ट खत्म होगा, तो बहुत सारी नई नई बीमारियों का जन्म उन बैक्टीरिया और वायरसेस से हो सकता है। तो ये आपका कंसिक्वेंस हम लोगों ने देख लिया 3 पॉइंट में। अब देखते हैं इंडिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इंडिया पे इसका इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं क्या कि इससे जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मानसून आता है वो प्रभावित हो सकता है। जैसे एक उदाहरण, एक स्टडी की गई है, उसमें ये चीज़ पता चला है कि जो बैरेंट्स और कारा सी रीजन है वहाँ पे अगर सी आइस की मात्रा घटती है तो उससे जो हमारा मानसून है उसके लेटर हाफ में, सेकेंड हाफ में जो एक्सट्रीम रेनफॉल के सिचुएशन है उसमें इजाफा होने की संभावना होती है, जो सितंबर अक्टूबर वाला हमारा मानसून होता है। तो ये तो हो गया डायरेक्ट इम्पैक्ट। फिर दूसरा हम लोग देखते हैं कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO, उनका एक रिपोर्ट आया कि जो इंडियन कोस्ट के अलोंग सी लेवल में राइज है वो ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ये भी एक प्रभाव दिख रहा है डायरेक्ट वहाँ से। इसके लिए एक लाइन क्या बोला गया है कि व्हाट हैपेंस इन द आर्कटिक डज नॉट रिमेन इन आर्कटिक। तो इस लाइन को आप पूरे कंसेप्ट को ऐसे में भी यूज कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई दूर का इंसिडेंट हुआ, आपको लगा कि सिर्फ आप तक ये चीज़ लिमिटेड रहेगा, लेकिन ये काफ़ी आसपास की चीज़ों को प्रभावित करता है। इवन दूर, जो बहुत दूर है, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, उनको भी ये चीज़ प्रभावित कर रहा है। तो ये आपको ऐसे में भी इस चीज़ से आप इसको दिखा सकते हैं। GS1 में तो आपका ज्योग्राफी का टॉपिक बहुत अच्छे से है ही, वहाँ पे आ सकता है। GS3 में भी ये क्लाइमेट चेंज और उस वाले टॉपिक में आ सकता है, लेकिन ऐसे में भी आप इसको क्रिएटिवली यूज कर सकते हैं। तो इस वाले टॉपिक में इतना था। हम लोग आते हैं अगला टॉपिक, डेवलप्ड कंट्री गोल। ये इंडियन एक्सप्रेस में दिया गया था आज का। और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने इंडिपेंडेंस डे के भाषण में 5 प्रण जो बताए हैं कंट्री को, उसमें पहला प्रण यह है कि 2047 तक जो है हम लोगों को डेवलप्ड कंट्री बनना है। तो ये बनने के लिए उसके रिगार्डिंग क्या क्राइटेरिया है, कैसे कोई कंट्री डेवलप्ड कहलाता है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें इस आर्टिकल में देखेंगे। तो ये अगर क्राइटेरिया की बात हम लोग करते हैं, कैसे इसको क्लासिफाई किया जाता है, तो इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, लेकिन UN जो है अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट्स, इसके तहत में कंट्रीज़ को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है। पहला आपका डेवलप्ड कंट्री, दूसरा इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन, तीसरा क्या है डेवलपिंग कंट्रीज। और इसके लिए जो बैकवर्ड सपोर्ट होना चाहिए इस रिपोर्ट के लिए, उसके लिए वो वर्ल्ड बैंक का डाटा जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा पे डिपेंड करता है, उसको एज ए बेसिस लेके चलता है इस क्लासिफिकेशन के लिए। अब इस क्लासिफिकेशन में जो ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा है उसका हम लोग देखते हैं कि कैसे डिवाइड किया गया है। तो ये ग्राफ जो है इसी आर्टिकल में दिया गया था। जैसे लो इनकम के लिए किसी कंट्री को तब बोला जाएगा जब उसका पर कैपिटा जो ग्रॉस नेशनल इनकम है पर कैपिटा $1085 से कम या उसके बराबर हो। तो इसमें सोमालिया आता है 450 पे, अफगानिस्तान, जाम्बिया, ये सारी कंट्रीज लो इनकम कंट्री में आएगी। वहीं लोअर मिडल इनकम कंट्री, उसका रेंज है आपका $1086 से लेके $4255। तो इंडिया भी इसी के बीच में आता है। इंडिया का अपना जो इनकम है वो है $2170 पर कैपिटा, अगर हम लोग इनकम देख रहे हैं तो इंडिविजुअल का। वहीं बांग्लादेश का देख सकते हैं, बांग्लादेश जो है 2620 पे इंडिया से आगे चल रहा है।
फिर अगला है आपका अपर मिडिल इनकम, तो इसका रेंज है आपका 4,256 से $13,205, ये पर कैपिटा इनकम होना चाहिए। तो इस सीरीज में आपका साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और चाइना, ये सारी कंट्रीज इसमें आती हैं। वहीं हाई इनकम का क्राइटेरिया देखें तो $13,205 से आपका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें तीन कंट्रीज जो हैं इसमें आती हैं, यूके है, यूएसए है और नॉर्वे है। तो ये तो हम लोगों ने इस क्राइटेरिया पे बात कर लिया। आगे देखते हैं हम लोग। तो वर्ल्ड बैंक का डाटा अगर देखेंगे तो सिर्फ 3 कंट्री ही डेवलप्ड कैटेगरी में आएगी, मतलब यूके, यूएस और नॉर्वे। लेकिन जो यूएन है वो 31 कंट्री को डेवलप्ड कंट्रीज के तौर पे रिकॉग्नाइज करता है। 17 कंट्रीज को इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन मानता है, कि मतलब वो ट्रांजिशन उनमें चल रहा है। उसी चीज़ का सूचक है, जैसे यूक्रेन का जो इनकम है वो आपका 4,120 ये आपका इनकम रेंज में आता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो ट्रांजिशन का स्टेज है इसका लोअर मिडिल इनकम से अपर मिडिल इनकम में जाने में बहुत ही पास है यूक्रेन। उसका 4,120 है, यहाँ 4,255 का उसको पार करना है। इसके अलावा जो कंट्रीज होती हैं बाकी उसको यूएन डेवलपिंग कंट्रीज के तौर पे मानता है। आगे आते हैं हम लोग। अगर इंडिया की बात की जाए कि इंडिया को करंट स्टेटस इसका क्या है, तो करंट स्टेटस में मैक्सिमम जो है हमारे पास 10% ही इंडियंस ऐसे हैं जो ग्लोबल थ्रेशहोल्ड है कि कितना एवरेज खर्च करेगा एक ग्लोबल मिडिल क्लास, तो उसका पर डे का खर्चा जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है वो $10 पर डे है। $10 पर डे आपका पीपीपी के टर्म में, परचेज पावर पैरिटी। परचेज पावर पैरिटी मैंने आपको कल जो है आर्टिकल में समझाया था कि आपका $1 में आप जहाँ जितना सामान यूएसए में खरीद पा रहे हैं उतना ही सामान यहाँ पे आप जब खरीदेंगे तो वो कितना पैसा लगेगा। तो ठीक उसके इक्विवेलेंट जो बास्केट है वही आप सामान खरीदने के लिए यहाँ कितना सामान लगेगा, उसी को परचेज पावर पैरिटी बोलेंगे। तो हमारे यहाँ पे मात्र 10% इंडियंस हैं जो कि उस थ्रेशहोल्ड जो है $10 का, उनका कंजम्पशन लेवल उसके ऊपर है। तो हम लोग का दिखता है कि काफ़ी हम लोग अभी मिडिल इनकम में जाने से, लोअर मिडिल में तो चल रहे हैं लेकिन जो एवरेज ग्लोबल मिडिल क्लास का स्टैंडर्ड है उसके हम लोग काफ़ी नीचे चल रहे हैं। मात्र 10% आबादी उसको सेटिस्फाई कर रही है। अब अगली बात आती है कि इंडिया जो है 2047 तक अगर इसी तरीके का प्रोग्रेस चलता रहा तो कितने हद तक पहुंच सकता है। तो इसमें हम लोग देखते क्या हैं कि वर्ल्ड बैंक अपने 2018 के रिपोर्ट में ही बताया था कि 2047 तक जो हमारी आज़ादी का 100 साल होगा उस समय तक लगभग 50% आबादी जो होगी, जो आपका ग्लोबल मिडिल क्लास का रैंक है वो अचीव कर पाने में सक्षम हो सकेगी, जो आपका अभी 10% है। लेकिन इसके लिए 2 कंडीशन बताती है यहाँ पे वर्ल्ड बैंक कि आपका जो इनकम होना चाहिए इसको एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से वेल एबव होना चाहिए। तो एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन आपका वही $1.90 है पर डे का, तो उससे हम लोग को बहुत ही ऊपर होना पड़ेगा। और जो हमारी पब्लिक सर्विस डिलीवरी है, जो आप सर्विस डिलीवर कर रहे हैं, जो जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, उसमें हम लोग सुधार लाएं। तो यही है हमारे आज के सेशन में, इतना ही हमारे पास, ज़्यादा कुछ नहीं था। अगर आपको इसका पीपीटी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहाँ से पीपीटी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।